This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. पूरी दुनिया में कुख्यात खूंखार अपराधियों को कैद में रखने के लिए मजबूत हाईटेक सिक्योरिटी वाली जेल बनाई गई हैं। लेकिन ऐसी ही जेलों को तोड़कर कैदियों के भागने की कई कहानियां भी मशहूर हैं, जिसे सुनकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी एक जेल ब्रेक की, जहां अमेरिका की सबसे मजबूत और अभेद कही जाने वाली जेल अल्काट्राज से 3 कैदी बहुत ही चतुराई से भाग निकले। उन्होंने न सिर्फ इस जेल से भागकर उसकी साख पर बट्टा लगाया, बल्कि जेल से निकलने के बाद वो ऐसा गायब हुए कि FBI भी उन्हें आज तक ढूंढ नहीं पाई है। आज की हमारी कहानी है अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को से। यहाँ के अल्काट्राज आइलैंड पे एक ऐसी जेल है जिसे दुनिया की सबसे अभेद जेल माना जाता था, यानी इस जेल से भागना नामुमकिन था। इसे सबसे भयानक जेल भी कहा जाता था। अमेरिका के सबसे खूंखार अपराधी यहाँ रखे जाते थे। इसके अलावा जिन कैदियों को बार बार जेल से भागने की आदत होती थी, उन्हें भी इसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता था, क्योंकि यहाँ से भागना बहुत मुश्किल था। इस जेल के हालात ऐसे थे कि कैदियों ने इसका नाम अल्काट्राज से बदलकर हेल्काट्राज रख दिया था, यानी नर्क जैसी जेल। जिसका सबसे बड़ा कारण था, पहला तो यहाँ कैदियों के लिए नियम कानून बहुत सख्त थे। जरा सी गलती पर कड़ी सजा दी जाती थी। और जहाँ तक इस जेल से भागने का सवाल था, तो ये जेल सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में एक छोटे से टापू पर बनी हुई थी, जिसके चारों तरफ अथाह समंदर था। इस समंदर का पानी बहुत ही ठंडा बर्फीला था। यहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है। अगर कोई जेल से भागने में कामयाब हो भी गया, तो उसके बाद समंदर पार करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। यहाँ के ठंडे बर्फीले पानी में कोई 10-15 मिनट से ज्यादा तैर नहीं सकता था। ठंड से उसकी मौत होना निश्चित थी। इस जेल से भागने की कोशिश करना खुदकुशी करने जैसा था। जब से ये जेल बनी थी, तब से इस जेल से करीब 31 बार भागने की कोशिश की गई, पर सभी नाकाम रही। इस जेल को अमेरिका का काला पानी भी कहा जाता है। इसी अल्काट्राज जेल से जुड़ी हमारी कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं: फ्रैंक मॉरिस, एलन वेस्ट और 2 भाई जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन। ये चारों इसी जेल के कैदी थे। ये सभी अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी चोरी, डकैती, बैंक लूटने जैसे मामलों में सजा पाए हुए मुजरिम थे। अलग अलग समय पर ये फ्लोरिडा, अटलांटा और जॉर्जिया के जेलों में सजा काट चुके थे। और यही रहने के दौरान इनकी आपस में थोड़ी बहुत जान पहचान भी हुई थी। इनमें एक बात और भी कॉमन थी कि ये सभी अपनी पिछली जेलों से कई बार भागने की कोशिश भी कर चुके थे। बार बार जेल से भागने की इनकी इसी आदत की वजह से अलग अलग समय पर इन चारों को अल्काट्राज जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि इस जेल से भागना नामुमकिन है। सबसे पहले 1957 में एलन वेस इस जेल में पहुंचे, फिर जनवरी 1960 में फ्रैंक मॉरिस, उसके बाद 1960 के ही अक्टूबर महीने में जॉन एंगलिन और 1961 में जॉन का भाई क्लैरेंस एंगलिन को यहाँ शिफ्ट किया गया। अब इनमें फिर से जान पहचान और दोस्ती शुरू हुई। इत्तेफाक से जेल में इन चारों के सेल भी अगल बगल में ही थे। चारों को यहाँ लंबी सजा काटने के लिए भेजा गया था, पर इनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इन्होंने एक बार फिर से जेल से भागने के बारे में सोचना शुरू किया। मॉरिस इस सब का मुखिया था और इस प्लान का मास्टरमाइंड भी। वो पिछले 1.5 साल से इस जेल में था और तभी से वो यहाँ से भागने की योजना बना रहा था। वो लगातार जेल की बनावट पर नजर बनाए हुए था कि कहां से कैसे निकला जा सकता है। जैसा कि इस जेल के बारे में मशहूर था कि यहां से कोई भाग नहीं सकता, तो मॉरिस ने उसे एक चैलेंज की तरह लिया। वो इस चैलेंज को तोड़कर एक रिकॉर्ड बनाना चाहता था, पर यह पॉसिबल कैसे हो सकता था? पहले जेल से निकलना और फिर जेल से भागने के बाद समंदर पार करना था, जिसके लिए उन्हें बोट की ज़रूरत थी और उसका इंतज़ाम जेल के सेल में रहकर नहीं हो सकता था। इस जेल में सिक्योरिटी का आलम ये था कि वहाँ गार्ड्स को ऑर्डर थे कि कोई भी कैदी अगर जेल से भागने की कोशिश करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। लेकिन इस जेल का अभेद होना, यही खूबी मॉरिस के लिए चैलेंज जैसी थी। मॉरिस ने दिमाग में ही प्लान का खाका बनाना शुरू किया, जिसके लिए उसे बहुत सारे सामान की ज़रूरत थी। उसने चारों में अपने अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से काम बांट दिया। इस जेल में कैदियों से बहुत से काम कराए जाते थे। जेल के पास ही चट्टानों में कुछ माइनिंग का काम होता था, जहां कैदियों को ले जाया जाता था। इन्होंने वहां से छोटा मोटा सामान जैसे कोई मेटल, तार, स्टोन, जो भी पॉसिबल हो, कपड़ों में छुपाकर लाना शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने डाइनिंग हॉल यानी मेस से खाने के चम्मच, बटर नाइफ जैसी चीजें चुराना शुरू किया। जेल में क्राफ्टिंग का काम भी सिखाया जाता था, जहाँ पुतले और मुखौटे बनाए जाते थे।
एंगलिन ब्रदर इस काम में माहिर थे। उन्होंने वहाँ से कार्डबोर्ड, कलर पेंट और ब्रशेस चुराए। इस जेल में महीने में एक बार कैदियों के बाल काटने के लिए नाई आता था। इन्होंने वहाँ से कटे हुए बाल भी इकट्ठे किए ताकि उन्हें डमी हेड के लिए यूज किया जा सके। इस जेल में कैदियों के मनोरंजन के लिए भी एक रूम था जहाँ पर खेलने और म्यूजिक का कुछ सामान रखा था। उसी सामान में एक खराब एकॉर्डियन था जो कि एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। मॉरिस को एकॉर्डियन बजाना आता था। उसने जेल के ऑफिशियल से रिक्वेस्ट की कि एकॉर्डियन उसे दे दिया जाए। वो इसे ठीक करेगा, उसकी मरम्मत करेगा और फिर इसे बजाएगा भी। किसी को भी इस रिक्वेस्ट से दिक्कत नहीं थी। मॉरिस को वो खराब एकॉर्डियन दे दिया गया। उस आइलैंड पे अक्सर बारिश भी होती थी जिसके लिए कैदियों को रेनकोट दिए जाते थे। इन्होंने एक एक करके 50 के करीब रेनकोट चुराए। कई महीनों के बाद इन चारों ने बहुत सारा सामान जैसे चम्मच, बटर नाइफ, एकॉर्डियन, रेनकोट, पुतले बनाने का सामान इकट्ठा कर लिया। अब इन्होंने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। इनके सेल में जो वॉश बेसिन था उसके नीचे वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा डक था। सबसे पहले इन्होंने चम्मच से उस डक के आसपास की दीवारों को खोदना शुरू किया। दीवारों की खुदाई को छुपाने के लिए कार्डबोर्ड पर बने नकली डक से उस हिस्से को ढक देते थे ताकि बाहर से देखने पर किसी को कुछ शक ना हो। पूरे दिन में 3-4 घंटे जब भी इन्हें मौका मिलता था ये सुराख बनाने का काम करते। लेकिन जेल में सुराख बनाने के दौरान किसी तरह की कोई आवाज़ ना हो या किसी को कोई शक ना हो, इसलिए जब भी ये लोग सुराख बनाने का काम करते थे उस वक्त मॉरिस खराब पड़े एकॉर्डियन को बजाना या ठोकना शुरू कर देता था जैसे वो इसकी मरम्मत कर रहा हो। सबसे पहले मॉरिस ने एक शख्स के निकलने लायक सुराख को बड़ा कर लिया। उस सुराख से निकलने के बाद उसने दीवार के पीछे के हिस्से का जायजा लिया। उस दीवार के बिल्कुल पीछे एक सर्विस कॉरिडोर था। वो एक बहुत ही कंजस्टेड सी गैलरी थी जहाँ से एक बार में एक ही इंसान निकल सकता था, लेकिन वहाँ कोई आता जाता नहीं था, जहाँ से कई तरह के पाइप्स होकर गुजरते थे। इन्हीं पाइप्स के सहारे ऊपर चढ़ने पर उसने देखा कि वहाँ काफ़ी खाली जगह छोड़ी गई थी जिसके चारों तरफ लोहे के जाल लगे हुए थे। इस खाली जगह के ऊपर छत से वेंटिलेशन के लिए बड़े बड़े सुराख बने हुए थे जिनमें लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी। 4-5 महीनों में इन चारों ने सेल के अंदर अपने निकलने लायक सुराख को बड़ा कर लिया। अब सेल से बाहर निकलने का काम तो पूरा हो चुका था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद समंदर पार करने के लिए इन्हें एक बोट की ज़रूरत थी और बिना बोट के समंदर में उतरना मौत को दावत देने जैसा था। इनका प्लान समंदर में 2 मील दूर एंजल आइलैंड पर पहुंचने का था। ये बहुत मुश्किल काम था, पर मॉरिस ने इसकी प्लानिंग भी कर रखी थी। सब कुछ चेक करने के बाद दीवार के पीछे सर्विस कॉरिडोर के ऊपर की खाली जगह पर इन लोगों ने अपनी वर्कशॉप बनाई। चोरी करके इकट्ठा किया हुआ सारा सामान एक एक करके इन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। रात के वक्त ये चुपचाप उस सुराख से होते हुए पीछे पाइप पर चढ़कर उस खाली जगह पर जाते। यहाँ इन्होंने चुराए हुए रेनकोट, एकॉर्डियन की तार और बाकी सामान की मदद से एक रबड़ राफ्ट बनाना शुरू किया, यानी रबड़ की नाव। इसका डिजाइन मॉरिस ने जेल में आने वाले एक मैगजीन पॉपुलर मैकेनिक से लिया था। ये नाव एक तरह का बेड़ा था। ये एक बहुत ही हल्की नाव थी जिसमें इस्तेमाल के वक्त हवा भरी जानी थी। समुद्री हवा से ये आगे बढ़ने वाली नाव बहुत मजबूत नहीं थी और ये डूब भी सकती थी, पर यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। इन्हीं रेनकोट से इन्होंने अपने लिए हवा भरकर इस्तेमाल की जाने वाली सेफ्टी जैकेट्स भी बनाई। पीछे सर्विस कॉरिडोर में इन्हें कुछ बेकार पड़ी लकड़ियां भी मिली जिनके साथ इन्होंने रबड़ बोट के लिए पैडल भी बनाए। और इतने ही टाइम में एंगलिन ब्रदर्स ने अपने सेल में टॉयलेट पेपर, टूथपेस्ट, गत्ते और साबुन की मदद से डमी हेड बनाने शुरू किए। उन डमी हेड्स पर कटे हुए बाल लगाए, उन्हें ह्यूमन स्किन की तरह नेचुरल दिखाने के लिए पेंट भी किया और इन्हें पलंग के नीचे छुपा कर रख दिया। हर रात अपने सेल से निकलने से पहले ये बिस्तर पर तौलिया और कपड़ों की मदद से बॉडी जैसी शेप बनाते और उस पर डमी हेड लगाकर कंबल से ढक देते ताकि गार्ड्स को यही लगे कि वहाँ कोई सो रहा है। 1961 से शुरू हुए इस प्लान में 1962 तक सभी तैयारी पूरी हो चुकी थी। जून के महीने तक वो नाव या कहे बेड़ा तैयार हो चुका था। अब इन्होंने दिन तय किया, 11 जून 1962 की रात, जब जेल में सभी सो चुके थे, गार्ड्स भी अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। इन चारों ने अपने बिस्तर पर चादर और कंबल से उस डमी हेड को ऐसे सेट करके रखा जैसे वहाँ कोई सो रहा है। अब देर रात ये सभी अपने अपने सेल के सुराख से बाहर निकले। मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स तो आसानी से अपने सेल से बाहर निकल गए, लेकिन चौथे शख्स एलन वेस्ट ने पाया कि उसने सुराख बनाने के बाद वहाँ से टूटती हुई कंक्रीट को मजबूत करने के लिए जो सीमेंट यूज किया था वो सूख कर हार्ड हो गया था। इसकी वजह से वो सुराख छोटा हो गया था। इसका अंदाजा एलन को पहले से नहीं था। उसने उस सुराख से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बीच में ही फंस गया।
वो बाहर निकल ही नहीं पाया। टाइम बीत रहा था। मॉरिस और एंगलिन ब्रदर ने उसे वहाँ से खींचने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो पाए। टाइम निकलता देख मॉरिस ने एलन को कहा कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकते। इससे पहले कि गार्ड्स वहाँ पहुँचे उन्हें वहाँ से निकलना होगा। वो एलन को वहीं छोड़कर आगे निकल गए। एलन बहुत मुश्किल से उस सुराख को निकलने लायक बड़ा करने में कामयाब हुआ, लेकिन जब तक वो सेल से निकलकर छत तक पहुंचा तब तक उसके साथी बनी हुई बोट लेकर वहां से जा चुके थे। एलन बहुत दुखी था, निराश भी था। एक बार को उसने सोचा कि वो शोर मचाकर गार्ड्स को अलर्ट कर दे ताकि वो तीनों पकड़े जाएं। फिर उसने सोचा कि वो अपनी ही गलती की वजह से पीछे रह गया है। उसने अपना इरादा बदल लिया और वो दुखी मन से वापस आकर सेल में सो गया। उधर मॉरिस और एंगलिन ब्रदर तीनों ऊपर वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचे। यहाँ से ऊपर जेल की छत में बने बड़े से होल के ग्रिल्स को ये पहले ही ढीला कर चुके थे। इसी होल से चढ़कर ये जेल की छत पर पहुंचे। यहाँ से वेंट पाइप से नीचे उतरकर ये बड़ी जाली की दीवार के पास पहुंचे। इस दीवार को पार करने के बाद उन्होंने 3 मीटर दूर कटीली बाड़ को भी पार किया और फिर ये समुद्री किनारे तक पहुंच गए। वहां सर्च लाइट से दूर एक अंधेरी जगह पर इन्होंने रेनकोट से बनी अपनी रबर राफ्ट को हवा भरकर फुलाना शुरू किया। इसके लिए इन लोगों ने एकॉर्डियन के हवा भरने वाले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया, जैसा कि हारमोनियम में भी होता है। हवा भरने के बाद रात 11 साढ़े 11 बजे के करीब इन्होंने बेड़े को समंदर में उतारा और ये एंजल द्वीप के अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चले। उधर डमी हेड की वजह से सुबह तक जेल प्रशासन को इनके भागने का पता ही नहीं चला। बाद में जब गार्ड्स इन्हें जगाने पहुंचे तो वहां रखे डमी हेड और दीवार में बने छेद को देखकर इनके भागने का पता चला। पूरे जेल में हड़कंप मच गया। अलर्ट जारी हुआ। पूरे टापू पर चारों तरफ सर्च टीम भेजी गई। समंदर के किनारे पर भी देखा गया पर इनका कुछ पता नहीं चला। बाद में तलाशी में एलन वेज के सेल से भी डमी हेड और दीवार में बना हुआ बड़ा सुराख मिला। एलन को हिरासत में लिया गया, जिसने बाद में जेल से भागने की पूरी कहानी अधिकारियों को बताई। जांच अधिकारी इस कहानी को सुनकर हैरान रह गए कि इन्होंने किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, किन किन चीजों का इस्तेमाल करके ये जेल तोड़ने में कामयाब हुए। और रेनकोट से नाव बनाने की कहानी सुनकर तो ये लोग बुरी तरह से चौंक गए। पर ये कहानी सुनने के बाद ऑफिशियल्स को यकीन था कि इस तरह के नाव से वो समंदर में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। कई दिनों तक पूरे टापू और समंदर में भी दूर तक सर्च किया गया। सर्च टीम को समंदर के किनारे जॉन एंगलिन का वॉलेट मिला, जिसमें उसके परिवार के लोगों की तस्वीरें भी थी। इसके अलावा कुछ दिनों बाद गोल्डन गेट ब्रिज के पास एक लकड़ी का पैडल भी तैरता हुआ मिला, पर ना तो नाव मिली और ना ही इन तीनों का कुछ पता था। 1 महीने की तलाश के बाद ये केस FBI को सौंप दिया गया। FBI जांच करती रही। इस पूरी जांच के दौरान इन तीनों को देखने की बहुत सी खबरें आती रहीं। जब भी कहीं से कोई खबर मिलती, जैसे समंदर में कोई लाश देखी गई या एंजल द्वीप पर किसी के नाव द्वारा पहुंचने की कोई खबर आई हो, जब भी ऐसी कोई खबर मिलती टीमें वहां पहुंचती, सर्च करती, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। कई साल बीते, सालों तक जांच चलती रही, पर इन तीनों का कुछ भी पता नहीं चला। अब इस बीच 1962 में इन तीनों के भागने के बाद एक और कैदी ने भी जेल से भागने की कोशिश की थी, जिसका गार्ड ने पीछा किया तो उसने समंदर में कूदकर तैरकर बच निकलने की कोशिश की, पर इस ठंडे पानी में वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया और पकड़ा गया। अब इन घटनाओं की वजह से अमेरिका की सबसे सुरक्षित कहे जाने वाली जेल की साख पर बट्टा लग चुका था। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। यहाँ कैदियों को रखने का खर्च बाकी जेलों से बहुत ज्यादा था और फिर 50 साल पुरानी इस जेल की इमारत समुद्री पानी की वजह से खराब भी होती जा रही थी। इसीलिए प्रशासन ने अब इस जेल को बंद करने का फैसला कर दिया। इस घटना के 1 साल बाद ही 1963 में इसे ऑफिशियली बंद कर दिया गया और सभी कैदियों को अमेरिका के दूसरे जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। उन्हीं में से एलन वेस्ट भी एक था। बाद में 1978 में एक जेल में अपनी सजा के दौरान उसकी मौत हो गई। 1962 में जेल से भागने की इस घटना के 17 सालों बाद 31 दिसंबर 1979 को FBI ने इस केस की जांच बंद कर दी और उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की कि 11 जून 1962 की रात एंजल द्वीप पहुंचने की कोशिश में ये तीनों समंदर के ठंडे पानी में ही डूब गए। उनका कमजोर बेड़ा किसी चट्टान से टकराया होगा, जिससे ये सभी पानी में गिरे और हाइपोथर्मिया का शिकार होकर डूबकर मर गए। FBI ने तो ये केस बंद कर दिया था, पर इन तीनों के दोस्तों, रिश्तेदारों द्वारा इनसे मिलने की बातें समय समय पर आती रही। 2011 में नेशनल
सिनेमेटोग्राफिक द्वारा इस घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई, जिसमें इन तीनों को अलग अलग जगह देखे जाने के दावे बहुत से लोगों द्वारा किए गए। ये भी दावा किया गया कि 1962 में अल्काट्राज के करीब एक और आइलैंड पे एक नाव पहुंची थी, जिसमें से कुछ लोग उतरे थे। इसी डॉक्यूमेंट्री में एंगलिन ब्रदर्स के एक तीसरे भाई रॉबर्ट एंगलिन का इंटरव्यू था। उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि जेल से भागने के बाद उसके भाई खतों के जरिए उनके कांटेक्ट में थे जब तक उनकी माँ जिंदा थी। यहाँ तक कि माँ के मरने पर भी 2 अजनबी औरतें उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी। सबका यही मानना था कि ये दोनों एंगलिन ब्रदर ही थे जो भेष बदल कर वहाँ पहुँचे थे। रॉबर्ट ने बताया कि फ्रैंक मॉरिस की 2008 में डेथ हुई और 2011 में क्लैरेंस एंगलिन की मौत हुई, और इसके अलावा उनका दूसरा भाई जॉन जिंदा था और नॉर्थ डिकोटा में रह रहा था। इस डॉक्यूमेंट्री के आने के बाद पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। सालों से बंद केस फिर से खोला गया और जांच टीम को नॉर्थ डिकोटा में भेजा गया, पर उन्हें वहां कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रॉबर्ट के पास अपने भाई जॉन का भेजा हुआ खत भी था, जिसमें उन तीनों के बच निकलने की कहानी थी। ये सारे सबूत बताते हैं कि 11 जून 1962 की रात जेल से भागने के बाद ये समंदर में डूबे नहीं थे, जैसा कि FBI की रिपोर्ट पे कहा गया था, बल्कि ये साफ बच निकले थे और कई सालों तक अपनी जिंदगी आराम से बिताते रहे। लेकिन ये कहाँ रहे और किस हाल में हैं, इसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिल पाई। यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल सर्विस अभी भी इस घटना की जांच कर रही है। ये केस अभी भी बंद नहीं किया गया है, क्योंकि जेल से भागने के बाद उन तीनों के नाम जारी किए गए वारंट की अवधि 2030 तक खत्म होगी, जब तक ये लापता लोग 100 साल के नहीं हो जाते। इसलिए ये केस अभी भी बंद नहीं किया गया है। दूसरी तरफ अल्काट्राज जेल को अब एक टूरिस्ट प्लेस में बदल दिया गया है, जहां लोग बोट में बैठकर इस जेल को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।